नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेंद्र देव। और मेरे साथ है समाजवादी पार्टी के बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग प्रवक्ता और नेता, मैं कहूंगा, जिनको पढ़ लिख कर बात करने की आदत है, जो तथ्यों पर बात करना पसंद करते हैं और जो तथ्यों से बात को काटना पसंद करते हैं। इनको आप पहचान गए होंगे। मनोज काका जी हमारे साथ हैं। काका भाई, जी स्वागत है बहुत आपका धन्यवाद। हमारी इस जी चर्चा में। बहुत धन्यवाद, और बहुत चूंकि शुक्रिया। पूरा और मनोज भाई, जी 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 ये आपके इस मंच पर मैं पहली बार आपसे संवाद कर रहा हूँ। इससे पहले कई सारे संस्थानों में जब आप थे तो हमने आपसे संवाद किया था, और आपने जो मेरे प्रति एक भाववश जो शब्द कहे उसके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे भी पूरा पता है कि आपके हमारे चाहे जो संबंध हो, लेकिन आप इस बात में यकीन रखते हैं कि पत्रकारिता और लोकशाही दोनों गहरे सवालों और तीखे सवालों से चलती है, और उसके मूल्य और गहरे होते हैं। तो आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा कि खूब तीखे सवाल आप करिए मुझसे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके इस बयान का स्वागत। इस युग में कोई तीखे सवाल आमंत्रित करता है तो कहते हैं ना अंग्रेजी में, हार्टनिंग, बहुत अच्छा लगता है सुन के। तो मनोज भाई, पूरा देश जो है ना जी चर्चा कर रहा है आजकल राणा जी सांगा पर। और जी राणा सांगा पर इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आपकी पार्टी के सांसद महोदय ने कहा है। अब जी मैं उसको रिपीट करके शुरुआत नहीं करूंगा, लेकिन उसमें उन्होंने एक शब्द गद्दार का प्रयोग किया है। और जी बात ऐसी कर दी है कि चारों तरफ लोग अब राणा सांगा का, बाबर का, पानीपत के युद्ध का, इब्राहिम जी लोधी का इतिहास रहे हैं और उसके बाद उस पर अपनी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। मनोज भाई, ये जी बयान, इससे पहले ये बताइए, चूंकि आप बहुत, मैं जानता हूं कि राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति भी हैं, जी तो लेकिन उस पार्टी, जिस पार्टी के सांसद का ये बयान है, तो आप इससे सहमत हैं कि नहीं है? देखिए, जो सांसद जी ने जो बयान दिया वो देश के सर्वोच्च सदन में दिया, जो उच्च सदन हम्म है। और हम्म अगर वहां कोई बात उन्होंने ऐसी कही जो बात सच में जायज नहीं थी और जो अलोकतांत्रिक थी, तो उसको स्पंज किया जा सकता है। एक तरीका तो उसका ये था। हम्म जो उन्होंने बात कही, जो उन्होंने उनके जो शब्द, कुछ जो उनके शब्द थे उनसे असहमत होते हुए, लेकिन उनका जो भाव था, और उन्होंने जो एक संदर्भ लिया कि महाराणा प्रतापी महाराणा सांगा जी ने बाबर को आमंत्रित किया, तो हम्म आप चाहे इरफान हबीब को पढ़ लीजिए, चाहे रामचंद्र गुहा हम्म जी को पढ़िए, चाहे दुनिया हम्म भर के जितने सारे इतिहासकार हैं, अगर उनको पढ़िए तो ये प्रसंग आता है कि जब दिल्ली का शासन इब्राहिम लोधी के हाथ में था, तो उनसे लड़ाई के लिए, चूंकि इनका ये मानना था महाराणा प्रतापी सांगा का, कि उसको यहाँ के राज से कैसे बेदखल किया जाए, उस संदर्भ में उन्होंने बाबर से संबंध स्थापित किया था। हम्म ये बात राजन जी ऐतिहासिक तथ्य है, और इसके कई सारे संदर्भ मिलते हैं, हम्म उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरी जो हम्म बात है कि महाराणा सांगा के प्रताप में, उनके सर्वोच्च बलिदान में, उनके देशभक्ति में, मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, पूरे जनमानस की तरफ से मैं ये कह रहा हूं कि उसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। जो बात लेकिन हमारे सांसद ने कहा, उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जो ये कहते हैं कि हम सेवा, सुरक्षा और सुशासन की तरफ है, उनके सेवा, हम्म सुरक्षा, सुशासन, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूरे देश के जो बहुजन लोग हैं, चाहे जो प्रगतिशील सोच का समण है, चाहे जो मानवतावादी संविधानवादी व्यक्ति है, वो जानना चाह रहा है मेरे बात से अगर कोई, मेरे संवाद में कहीं कोई गलती हो जाए, तो क्या मेरे पे कानूनी कार्रवाई करने के बजाय अब उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, चंद गुंडे चला रहे हैं जो उनके स्वजाति है? ये सवाल है। और वो तब घटना घटी, वो सांसद के घर पे तब हमला हुआ है जब वहां से मात्र हरिपर्वत थाना है, हरिपर्वत थाना से हमारे सांसद का घर महज, आपको मैं बता रहा हूं, 100 से 150 मीटर है। मैं हम्म आपसे स्पष्ट कर रहा हूं, मेरा कभी उनसे ये नहीं रहा है, रास्ता नहीं रहा, क्योंकि हम्म हम लोगों को कोई संवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हो जाता है, और जो वो दिशा निर्देश देते हैं उसी का हम लोग अक्षरशः पालन करते पालन करने का भरसक प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये सवाल जाना कि जब किसी देश, वहां तो रामजी लाल सुमन नहीं थे,
ये मुख्यमंत्री भी जानते थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस भी जानती थी, और जो लोग तथाकथित जो अपने आप को एक सेना बताते हैं, वो सेना नहीं है, गुंडों का एक गिरोह है। ये बहुत जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूं। अगर कोई सेना होती, अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मानने वाले लोग होते, तो अगर, और जो हमारा क्षत्रिय समाज है, उसने हमेशा दुर्बलों को छत्रत्व प्रदान किया है। छत्री का कर्तव्य दुर्बल को छत्रत्व प्रदान करना है। उसके बहन को, बेटी पर लाठी लेके, डंडा लेके हमला करना, ये कोई छत्रित्व तो थोड़ा है, ये कायरता है और कायरों की गिरोह है। जिस तरह से एक भेड़िया घर में सोई हुई बच्ची पर 7-8 भेड़िया बहराइच में हमले करते थे, वो भेड़ियों का गिरोह था। तो लेकिन एक बात बताइए आप, ये मनोज भाई, ये बात जो है, अब रामजी लाल सुमन कह रहे हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो बात का स्टैंड करते हैं बाद में। एक बात उन्होंने और उसमें जोड़ी कि अगर आप इतिहास में अपने हिसाब की बातें करना शुरू करेंगे ढूंढ ढूंढ कर, तो मैं जवाब देने को मजबूर हो जाऊंगा। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए, एक होती है एकेडमिक डिबेट कि हुआ क्या इतिहास में, क्या था, क्या झूठ था, एक होती है एकेडमिक डिबेट, और एक होती है इतिहास के तथ्यों को या उसके किसी चैप्टर को अपने हिसाब से चुनकर उस पर बहस करना, उस पर दूसरे पर आरोप लगाना, उस पर जातिवादी टिप्पणियां करना। ये जब शुरू हो जाता है तो इससे देश कमजोर होता है। और जाहिर सी बात है, जो राजनेता लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, हो सकता है उनको क्षणिक लाभ दिखाई दे, लेकिन अंततः वो कोई बहुत मजबूत नहीं होते हैं। तो ये चर्चा छेड़ देना क्या समाजवादी पार्टी के हित में है क्या? देखिए, चर्चा, इस विमर्श को आगे ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और ये समाजवादी पार्टी, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारी महिलाओं की और हमारे आधे आबादी की मुखर नेता है, और बहुत हृदय की साफ माननीय डिंपल यादव जी ने साफ लफ्जों में कहा, कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरी दुनिया जब चांद पे जा रही, पूरी दुनिया जब स्पेस में जा रही है, तो हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस विमर्श को आग देना इसलिए चाह रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में खास करके मुख्यमंत्री जी वो बहन बेटियों को सुरक्षा देने में फेल है। उत्तर प्रदेश में 2018 के बाद एक भर्ती नहीं आई, उसमें फेल है। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, उसमें फेल है। उत्तर प्रदेश के गांवों और अगर आप देहातों के दिखेंगे तो सड़कों की हाल बेहाल है। एक्सप्रेसवे का जरूर निर्माण हुआ, लेकिन उसकी नींव माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी थी। लेकिन गांवों में देखें, किसी भी आप एक देवरिया जनपद के हैं जो थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, आप अपने जनपद में 5 सीएचसी और 5 पीएचसी केंद्रों पर जाइए, आपको एक डॉक्टर नहीं मिलेगा। तो बुनियादी सवाल कैसे ढंक जाए? जो मुख्यमंत्री ये कह रहे हो, जो मुख्यमंत्री का रोज भाषण, जिनको यही पता नहीं है उर्दू के कोई बड़ा व्यक्ति भाषा का विरोध करके आप बड़ा कैसे हो सकते हैं? उर्दू का प्रादुर्भाव क्या हम आप नहीं जानते कि इसी उत्तर प्रदेश की धरती में हुआ है? उर्दू का प्रादुर्भाव वही दिल्ली और मेरठ से सटे एक जगह में फारसी और तमाम शब्दों से उर्दू का प्रादुर्भाव हुआ। उर्दू का अगर ओरिजिन कोई कंट्री है तो हमारा मुल्क है, और हम उस भाषा से इतनी नफरत कर रहे हैं, जिस भाषा में तमाम, भाई भाषा क्या है? भाषा की अगर मैं आपसे एक लाइन में परिभाषा कहूं तो अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एक साधन है। यही है ना भाषा, यही है ना। तो जो भाषा इतनी मोहब्बत की हो, प्रेम की हो, सौहार्द की हो, उस भाषा से आपको इतनी नफरत है। अब आप एक जाति और एक वर्ग से नफरत करते करते भाषा से करने लगे, भोजन से करने लगे, कपड़ों से करने लगे। तो जब आप नफरत फैलाते हैं, क्योंकि जब आपका नफरत का 2007 से इतिहास है, आप 12 सितंबर 2007 को इस देश के सदन में आप कितना व्यग्रता से रोए। आपके खिलाफ जब उत्तर प्रदेश की एक सरकार ने जब शासन चलाया, जब संविधान का डंडा चला, तो आप इतने व्यग्र थे, और आप आतंक और उन्माद का डंडा चला रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश पर। ये कतई माफ नहीं किया जा सकता। फिर मैं उसी विषय पे आ रहा हूं कि राणा सांगा साहब के पराक्रम पर समाजवादी पार्टी ने कोई सवाल नहीं खड़ा किया है, लेकिन जो उन्होंने बात कहा है ये सच है। इसके हजारों ऐतिहासिक संदर्भ हैं कि नहीं, हां, राणा सांगा ने बाबर को एक बार आमंत्रित किया था, ये सच है। ये सच तो है, लेकिन मैं आपसे फिर वही सवाल कह रहा हूं कि देखिए, जब आप कह रहे हैं नफरत की बात बीजेपी शुरू करती है या इस प्रकार की राजनीति वो करते हैं मनोज भाई, लेकिन जब आप इस प्रकार के उत्तर देंगे, देखिए, ये मान लीजिए कि कोई आपको कोई
ऐसी गेंद फेंकता है जिस पर आप उसके हिसाब का स्ट्रोक खेलकर आउट हो जाए, तो गलती जी बैट्समैन की होगी या बॉलर की होगी? नहीं, निश्चित रूप से बैट्समैन की होगी, आपने सही कहा। लेकिन अब तो उन्होंने एक संदर्भ में बात कह दी है ना भाई, आप उनसे बड़े हैं। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, वहां हम्म। चेयरमैन साहब हैं, जो जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, उस देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधान हम्म। सभापति इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। वो कहते, वो उसको स्पंज कर देते, वो कहते कि ये संवैधानिक नहीं है, आपके द्वारा कही गई बातों को हटाया जा रहा है। उसी सदन में क्या नहीं कहा गया है, उसी सदन में किसी को कटमुल्ले, कटुआ, भेड़ुए, क्या क्या शब्द नहीं बोला गया। क्या उस पर करणी सेना का जमीर नहीं जगा? दुर्भाग्यपूर्ण क्या है मनोज करणी, भाई, नहीं क्या, होना चाहिए। क्या करणी सही सही कह सेना, रहे हैं। अगर अगर इस देश में सच में, अगर वो इस देश में करणी सेना अगर चाहती है कि सच का, इस देश में कितना सारा अन्याय हो रहा है, उस पर जवाब देना। आप चले ना, मैं उनके साथ चलने को तैयार हूं। इस देश में रोजगार पे कोई आंदोलन करेंगे? इस देश में दलितों के खिलाफ लगातार उत्तर प्रदेश में 58% अपराध बढ़ा है। तो जब मुख्यमंत्री स्वयं एक सजाती गिरोह को जब आप संरक्षण देंगे, तो वो गुंडागर्दी, वो प्रोटेस्ट करते हैं, उनके प्रोटेस्ट करने के अधिकार को हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन बात तो मनोज भाई, इस उन्होंने देश में बढ़ाई कई सारी सेनाएं हैं। और उनके इस देश में शांतिपूर्ण। कई सारी जी सेनाएं हैं। कोई जातीय मुद्दों को लेकर सेना बना के बैठा है, कोई क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर सेना बना के बैठा है। तो ये सब तो एक्स्ट्रा जुडिशियल ही है। फिर नहीं नहीं एक ही को क्यों गलत कहा जाए? फिर तो ये नहीं सारी नहीं किसी, सेनाएं जो इस देश में बनी पड़ी हैं। देखिए, ये संविधान के हमारे अनुच्छेद में 19 के बाद 21 में, उसमें उस 21 का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस है, उसमें तीसरी लाइन है कि आप कोई भी संगठन इस देश में बना सकते हैं अन्याय के प्रतिकार के लिए, आपको बनाने की स्वतंत्रता है। उसको समाजवादी पार्टी को इससे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन आप गुंडागर्दी करेंगे तो उसका समाजवादी पार्टी माकूल जवाब देगी। और मैं लेकिन ऐसे आपको आश्वस्त कर रहा हूं ऐसी कि गुंडागर्दी का समाजवादी, पूरा मैं, इतिहास है इस देश में। जी है, जी है, जी है। गुंडागर्दी का इतिहास नहीं होता तो अब मैं बहुत पीड़ादायी बात कहूंगा। एक वर्ग के मां बहन बेटियों के स्तन पे टैक्स लगा इस देश में। एक वर्ग ने सदियों तक ये दंश झेला कि उनके उनके गले में हंडिया बांध दी गई, उनके कमर में झाड़ू बांध दिया गया। मैं पूछना चाहूंगा कि वो उन्मादी लोग कौन थे? वो घिड़ा से मर क्यों नहीं जाते हैं? वो ये कायरता है। मैं किसी सर्वोच्च पद पर हो जाऊं, इसके माने ये नहीं कि नीचे वाले सारे लोगों के सारे अधिकार और मानवीय मूल्य खत्म हो जाएंगे। ये बर्बरता है। तो इसको समाजवादी पार्टी कभी माफ नहीं करेगी। और फिर कह रहा हूं आपसे, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सब लोग इस उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में अगर कमजोरों के खिलाफ कोई अन्याय होगा तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका पुरजोर प्रतिकार करेंगे। अच्छा, एक मिनट मनोज भाई, ईमानदारी से बताइए, क्या रामजी लाल सुमन को बहुत विस्तार में इस बात को स्पष्ट करके अपने शब्दों के लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए थी कि उनके भाव ठीक थे, लेकिन जो आप कह रहे हैं उनके शब्दों का चुनाव गलत हो सकता है? मैं फिर कह रहा हूं, इसको 1000 बार कह रहा हूं, मैं जो बात कहता हूं उस पे कभी मैं वो नहीं कहता कि उनके शब्दों का चयन, जो एक दो शब्द थे उनके शब्दों का चयन वो मर्यादित नहीं था, लेकिन उन्होंने जो संदर्भ कहा वो सही कहा। हाँ, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ये बात वो अपने मुंह से स्पष्ट करते बजाय ये कहने के कि वो माफी नहीं मांगेंगे, नहीं, और इसके बाद उन्होंने 2-3 बार ये बात कही है कि मेरा किसी के भावना को आहत करने का कोई बिल्कुल भी मना स्थिति नहीं थी, मेरी बातों से किसी को आहत नहीं होना चाहिए। ये बात उन्होंने 2-3 बार कहा है, हालांकि उसको प्रचारित और विज्ञापित कम किया जा रहा है। अच्छा, ये बात मनोज भाई, अभी आपने थोड़ी देर पहले बेरोजगारी की बात भी की, आपने बहुत चूंकि स्पष्ट बात कर दी है तो मैं बहुत नहीं करूंगा। अच्छा, राज्यसभा में डिबेट कल भी हुई है, जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं उसी दिन सभा में डिबेट हुई भी है, तो अपनी अपनी बात कह रहे हैं। अभी तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी, हम और आप जानते हैं। लेकिन रियल इशू क्या है? रियल इशू है बेरोजगारी। रियल इशू है जो नौजवान पढ़ाई करके कामकाज की तलाश में बाहर भटक रहा है, उसको काम मिला कि नहीं मिला, वो अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्थिति में आया कि नहीं आया। अभी कल मैं खबर देख रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो पुलिस की भर्ती निकाल रही है, और दावा यह किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि उन्होंने ऐतिहासिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं और बेरोजगारी की दर को इतना कम कर दिया है जितना कि इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि
बड़े सारे लोग ये कह रहे हैं कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। बड़े सारे बंधु, बहुत सारे लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से भी कहते हैं मनोज भाई कि आप इस विषय को जी जी, उठाइए। आप बिल्कुल बिल्कुल, जी जी। मैं इसलिए समझता हूं कि आपके बीएड, जी, बीएड के लोग रोज आपको फोन करते होंगे, टेट और सेट टेट पास लोग रोज फोन करते होंगे, 69,000 बिल्कुल आप शिक्षक सही कह भर्ती रहे के हैं। लोग रोज। हाँ। तो मैंने उस विषय को उठाया भी है। अब चूंकि आप विपक्ष का सबसे बड़ा दल है और लोकसभा में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व आप आपके ही दल का हो गया है, तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये कहने की नहीं है मनोज भाई कि उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं है। आपको सदन में, चाहे उत्तर प्रदेश की विधानसभा हो, विधान परिषद हो, या फिर केंद्र में लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपको यह बताना चाहिए कि आपके पास क्या रोड मैप है और सरकार कहां गलती कर रही है। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, आपने बहुत गंभीर बात करी है। और कोई दुनिया का मुल्क आज जो दौर है, बिना आर्थिक समृद्धि के समृद्ध नहीं हो सकता। और आर्थिक हम्म। समृद्धि में समानता होनी चाहिए। क्योंकि हम जिस नेता के विचारों के हम लोग आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस देश में आय की असमानता बहुत है और इस तरह से होना चाहिए कि अमीर और गरीब में 1 से 10 गुने से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। आज तो हजार और लाख गुना है। आज इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है, आप पढ़िएगा, हम्म। कि इस देश हम्म। की एक तिहाई संपत्ति, इस देश की एक तिहाई संपत्ति सिर्फ एक सरकार पोषित उद्योगपति के पास है। अच्छा। आप सोचिए, हम्म। आज इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज खबर छपी है। मैं ये जानना चाहूंगा, तो हम लोगों ने रोजगार सृजन करना चाहिए ना सरकार को। जो सरकार के मुखिया इस तरह के भाषण देते हो कि आपको कर्फ्यू चाहिए, कि आपको कांवड़ चाहिए, कभी योगी आदित्यनाथ जी हिम्मत करिए और पूछिए उत्तर प्रदेश के हर घर से निकले हुए नौजवान को, चाहे वो किसी जाति, वर्ग या धर्म से आए, कि तुम्हें रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए। आपका संवैधानिक दायित्व तो ये है। ये आप दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल मुख्यमंत्री रहते कभी नहीं पूछ पाए। इसी उत्तर प्रदेश में लोग अपने भर्ती के लिए, अपने जीविका के लिए जब आंदोलन किए, जब खड़े हुए, तो युवा तो छोड़िए, हमारी माताओं बहनों को भी पीटा गया, घसीटा गया, अनेकों बार किए। आपका रोड मैप क्या है? उनका कोई रोड मैप नहीं है। रोड मैप उनको बताना चाहिए ना कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, लेकिन आप उस वेबसाइट पे जाइए तो आज तक अभी 5 लाख का भी एमओयू साइन आपको नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश में रोजगार, जब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में मैं पूछूं कि 2018 के बाद कितनी भर्तियां आई, अभी 2018 2017 के भी किए गए इंटरव्यू के रिजल्ट नहीं आए। 69,000 शिक्षक भर्ती कब आई? 18 में आई। 18 से आज हम आप कब बैठे हैं? 25 में बैठे हैं। 7 साल हो गए, एक नहीं आई। एक पुलिस की अभी अभी भर्ती हुई है। इसके बाद इतना बड़ा प्रदेश, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संख्या वाला प्रदेश, और बेरोजगारी का आलम अब में मनोज एक भाई, आंकड़ा। उनका सरकार का ये कहना है कि वो कह रहे हैं कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, अब आप स्वरोजगार की स्थापना के लिए आगे बढ़िए, आप कुछ अपना उपक्रम शुरू करिए, इसके लिए हम आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं और इसके लिए सरकार की तमाम योजनाएं हैं, अब आप ही लाभ नहीं उठा पा रहे तो हम क्या करें? वो जो बात है गोंडवी साहब की कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। और दूसरी जो बात है कि जब घर में चूल्हे पर फूटी रकाबी हो, है नहीं, जब तो बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। इस तरह की जो बात है, और जो दूसरी दलितों पे बात है कि आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं वंचितों की गली में ले चलूंगा आपको, और जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर, और मर गई बुधिया बिचारी एक कुएं में डूब कर। तो तमाम वंचित इस देश में और उत्तर प्रदेश में, मैं गांव में चूंकि रहता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक जिम्मेदारी दी है, इसलिए आप लोगों से संवाद करता हूं। मुझे जौनपुर की एक खबर आई कि 2 हफ्ते में जौनपुर जैसे जनपद में 18 युवाओं ने आत्महत्या करा, और सब जाति वर्ग के, और सबके, अगर आप देखेंगे, आप अगर उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे, उस पर अगर रिसर्च होगा, क्योंकि हमारे यहां तो कोई रिसर्च होता नहीं, भारतीय जनता पार्टी का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञानवर्धन होता है। हकीकत का सामना करें ना योगी आदित्यनाथ जी, तुम सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमी तू देख आसमान के तारे ना देख। चंदौली से लेके और आपको मैं गाजियाबाद तक की बात बता सकता हूं। कोई जनपद नहीं है कि कहीं रोजगार सृजन कुछ है। और जो ये स्वरोजगार की बात कर रहे, कैसे होगा? इनका जो खादी ग्राम उद्योग है
और जो रोजगार देने के जो प्रधानमंत्री का रोजगार योजना है, जो मुख्यमंत्री का, सब भ्रष्टाचार की भेंट है। मुझे ऐसी ऐसी सूचनाएं आती हैं, चूंकि हम लोग गांव में रहते हैं, कि 3 लाख का कोई अनुदान है तो पहले ही बैंक मैनेजर कहता है कि 30,000 जमा कर दो। जिले से पैसे मांगा जाए, जिला मुख्यालय से लेकर लेखपाल तक सब भ्रष्टाचार की भेंट है। जब आप हकीकत का सामना नहीं करेंगे, आप जिस इंडस्ट्रियल एरिया में और जिस एमयू से पूरा उत्तर प्रदेश प्रकाशमान होना था, वहीं पे एक आईएएस ने घूस लेते हुए पकड़ा गया, उसके अभी 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 हटाया गया है, आप जान ही रहे। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां घूस की बात आई थी, आज सूचना आई है कि वो साइन हो गया, सरकार ने उस प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया और उसी कंपनी का। तो सवाल यह है कि जब उसी कंपनी से ब्राइब की बात आई थी, उसको हटाया गया, तो क्या और लोग जो सरकार में शामिल है उनके तक पहुंच गया व्यवस्था? वैलिड सवाल इसलिए है, ये उसको दे आपका दिया सवाल गया, है, मैं सत्ता पक्ष इसलिए के उसको प्रवक्ताओं दे से दिया जरूर गया पूछूंगा। है। तो ये सवाल ये सब बिल्कुल जायज सवाल है। है। और इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में कितनी भर्तियां की है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से कितना भर्ती किए, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड से कितना भर्तियां कर, कहीं कोई इन्होंने भर्ती नहीं करा। पहले पहले सारे विभागों में, आप चाहे वो आंगनबाड़ी का विभाग हो, चाहे प्राथमिक विद्यालय हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, हर जगह ये आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। तो एक तो आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आरक्षण के पुरजोर ये लोग विरोधी हैं, चूंकि ओवरलैपिंग खत्म हो गई। हमने 1000 बार सवाल किया कि उत्तर प्रदेश में 35 विश्वविद्यालय हैं, कम से कम 10 तो दलितों पिछड़ों के आप कुलपति बना दीजिए। आप आज से लेके 10 दिन पहले की खबर है, उस खबर को सबसे पहले मैंने ट्वीट किया। बीएचयू जैसे संस्थान में एक दलित छात्र धरने पर बैठा हुआ और उसके पीएचडी में एडमिशन, ऐसे हमारे तक, मैं आपसे बता रहा हूं, क्योंकि हम लोग जुड़े हैं लोगों से, हजारों सूचनाएं आती हैं कि दलित, पिछड़े और वंचित तबके से आने वाले युवाओं के रिटेन में अच्छे नंबर होते हैं, लेकिन प्रोफेसर उनका रिसर्च में एडमिशन नहीं करते। लगातार आप इस पर तो ये ट्वीट करते हैं और उठाते हैं, मैं लगातार इस पर निगाह रखता मैं हूं। लगातार, और बिल्कुल आपका सूचना राष्ट्रीय तंत्र अध्यक्ष जो जी है से मैं जमीन का, कहता हूं, वो भी बड़ा जी सक्षम है, मैं देख रहा हूं। बिल्कुल जी जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आपसे बता रहा हूं, लगातार मैं जब भी संवाद में रहे होंगे, जब भी उन्होंने आधे आधे घंटे, 10-10 मिनट जो भी समझाया होगा, उन्होंने उनकी एक ही जुबान चलती हमेशा, और उसी को मैं आत्मसात करता हूं, देखना कमजोर की मदद करना, देखना कमजोर की मदद करना। तो हम लोग तो उसी विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं। और कमजोर से मतलब वही है जो किसी जाति वर्ग में होगा, और वो जब हमारा तबका, जब कोई सशक्त होगा तो वो देश का नागरिक सशक्त होगा, और जब देश का नागरिक सशक्त होगा तब देश सशक्त होगा। देश सिर्फ भाषणों से, जुमलेबाजी से, पाखंडों से, कोई देश, राजन जी, पूरी दुनिया का आपको अनुभव, कोई देश आगे नहीं बढ़ा है, ध्वस्त हुआ है। जिन देशों में धार्मिक उन्माद बढ़ी है, चाहे वो पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, चाहे बांग्लादेश का, जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी लेकिन सब बर्बाद हो गए, चाहे वो श्रीलंका का ले लीजिए, अगर धार्मिक उन्माद बढ़ाएंगे, कोई अधिनायकवाद होगा, तो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो। देखिए, ये तीनों ही किस्म के उन्माद जो है किसी भी देश के लिए घातक है मनोज भाई। धार्मिक, क्षेत्रीय और जातीय, ये तीनों किस्म के उन्माद जो है किसी भी देश की जड़ें खोखली कर देने के लिए काफी है। सही उदाहरण दिया आपने, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। कोई भी राइट थिंकिंग आदमी आपकी बात से डिसएग्री नहीं करेगा, और कोई भी राइट थिंकिंग आदमी धर्म, जाति और सेक्टेरियन वॉयलेंस को कभी सपोर्ट नहीं कर सकता मनोज भाई, कभी नहीं कर सकता, और ना इस प्रकार की राजनीति को सपोर्ट कर सकता है। अब कौन कहां खड़ा है ये तो हमारे लोग देख ही रहे हैं। एक आखिरी बात, अभी आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बार बार जिक्र किया, अभी उन्होंने इत्र को लेकर, दुर्गंध को लेकर एक बयान दे दिया है, उसमें गौशाला का भी जिक्र कर दिया है। ये फिर वही तो नहीं, हाराकीरी जिसको कहते हैं, मतलब एक ऐसी, अब देखिए, मैं गौशाला का जो उन्होंने जिक्र किया, मैं आपसे बात करते हुए भावुक हो रहा हूं। हालांकि सोशल मीडिया का जमाना है, आप हमारे ट्वीट पे आज जाइएगा जरूर, क्योंकि ट्वीट कोई अगर 10 दिन पहले, आज मैं करूंगा तो 10 दिन पहले का तो दिखाएगा नहीं। मेरे ट्वीट पे जाइएगा जरूर। मेरे घर में एक गाय बीमार हुई होली के दिन, हालांकि हमारे आपके व्यक्तिगत बात का संदर्भ नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं, वो पूरे दर्शक बीजेपी के भी सुने, क्योंकि मैं एक खुद पशुपालक का बेटा हूं, मेरे घर में आज भी गाय बीमार हुई, सरकारी वेटनरी के डॉक्टर नहीं आए, मेरे फोन करने पे, होली पे भी एक आध छोटे मोटे डॉक्टर आए, ठीक नहीं हुई। वो बात मैंने अपने सोशल मीडिया पे कह दिया। आप नाम नोट करें, डॉक्टर यूनुस आलवी, एक डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, वो भरथना इटावा के,
जब रात के अच्छा। 9 बजता है तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आता है, कोई आदमी अपना टिकट भेज रहा है जो कानपुर से लेके मुगल सराय का। मैंने देखा तो डॉक्टर यूनुस सालवी, मैंने कहा हाँ भाई साहब ये टिकट क्यों भेजा? कहा भाई साहब मैं रात में 1 बजे ट्रेन आती है, वहां से आपके घर का रास्ता क्या है, गाय बीमार है और मुझे ये भाई साहब पता चला, मैं अच्छा डॉक्टर हूं, आपको जानता भी हूं, सुनता भी हूं, और मैं कहते हुए बात ये भावुक हो रहा हूं कि वो रात के 2 बजे आए और ये बात मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताई और अब गाय हमारी ठीक है। ये संदर्भ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को मैंने अवगत कराया उनको, वो खुश हुए, कहे तुम्हारे यहाँ, उनके यहाँ खुद पशुपालन है, उनके अभी नेताजी के जो छोटे धर्मेंद्र जी के जो पिताजी हैं, आज भी कोई जाएगा तो वो पशुओं के बाणे में ही रहते हैं आज भी। आज सैफई जाइए नेताजी के उनके घर से पहले, देखिए कि धर्मेंद्र सांसद जी के पिता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चाचा हैं, वो पशुओं के बाणे में ही मिलेंगे आपको। उस परिवार पर आप ऐसा आरोप लगा। उन्होंने जो बात कही वो इस तरह से कही कि आप नफरत की दुर्गंध फैला रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोकतंत्र का, लोकशाही का, समता का सुगंध फैले। मैं फिर वही कह रहा हूं मनोज भाई, देश में कोई दो मत नहीं है। हाँ। इस देश में यदुवंश कृष्ण यदुवंशी थे, श्री कृष्ण जो है, और पशुपालन से ही उनके जीवन में सब कुछ शुरू होता है। वह संदेश पूरी दुनिया को, वो सेवा का संदेश कृष्ण से बड़ा कौन दे सकता है भाई? इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं जी। और जो कर रहा है मूर्खता की पराकाष्ठा पर जा रहा है, अगर कोई इस पर कुतर्क कर रहा है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि फिर यहां शब्दों का चुनाव देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सही होगा तथ्यता। आपके पशुपालन को मैंने देखा है कई बार, तो आपने वीडियो भी उसके खुद भी शेयर किए हैं। जी जी जी, आप खुद भी सेवा करते हैं, मैंने देखा है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ऐसा व्यक्ति जब टिप्पणी करेगा तो उसकी बात का वजन और गहराई से और बड़ाई से उसको देखा जाएगा, उसको ध्यान से सुना जाएगा। अगर यहां पर शब्दों का चुनाव फिर से बेहतर होता तो क्या बीजेपी को यह अवसर मिलता आक्रमण करने का? नहीं, वो बीजेपी है, वो तिल का ताड़ बना देती है। वो बहुत चालाक और चतुर लोग हैं। जो लोग गोंडसे को अपना आदर्श मानते हो, उनसे किसी तरह की शुचिता की उम्मीद नहीं करते। लेकिन हाँ, ये आपका सुझाव मैं अपनी और पार्टी में आत्मसात करता हूं कि हम लोगों का शब्दों का चयन और अच्छा होना चाहिए। ये मैं स्वीकार कर रहा हूं जी। मैं मनोज भाई आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपने अपनी बात न सिर्फ रखी बल्कि मैं देखता हूं कि आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म को बड़ी पॉजिटिवली लेते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। आप साफ करने का प्रयास करते हैं, और मेरी समझ शुभकामनाएं हैं कि आप आगे भी जो है इसको और बेहतर करें, और जी जी, जनता बहुत की जो धन्यवाद पीड़ा है उसको आप ऐसे ही जी। उठाते रहें। बहुत जी बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद।